कैसे संभाल लोगी? अम्मू ने सरगोशी में पूछा। बस कुछ ना कुछ कर लूंगी, तुम फिक्र ना किया करो। वो तयशुदा रोटी खिड़की में से अम्मू को थमाते हुए बोली। ऐसा करते हुए उसकी चूड़ियां छनकी और उसके मुलायम हाथों का लम्स अम्मू के सरापा में बिजली तोड़ा गया। ये रोटी के बजाय देसी घी में पका हुआ पराठा था और उस पर आलू की भुजिया रखी थी। अम्मू ने कहा, शबाना, मुझे तेरे अब्बा जी की मौत का बड़ा दुख है। इतने दिन गुजर गए, अब भी कभी आंखें बंद करता हूं तो तेरे अब्बा जी का लहूलुहान चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। बस अम्मू भाई, इनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। वो हर तरह के घोड़ों घोड़ियों को सधा लेते थे, पर इस मनहूस घोड़े पर काठी डालते हुए उनको भी डर लगता था। इन्होंने मालकन से कहा भी था कि इस घोड़े को गोली मार दें या फिर कहीं बिकता है तो बेच दें, लेकिन मालकन अड़ गई। उसने कहा कि ये घोड़ा यहीं हवेली में रहेगा और तुम इसको सधाओगे भी। मेरे अब्बा जी समझ गए कि अगर अब इन्होंने इनकार किया तो नौकरी तो जाएगी ही, ऊपर से कोई सख्त मुसीबत भी आ जाएगी। घर में पहले ही बीमारी और भूख थी, वो क्या करते? मालकन के कहे पर अमल किया। शबाना की आवाज भरा गई और वह आंसू पूछ लगी। अम्मू ने सोचा उसने खामखा इसके अब्बा की मौत का जिक्र छेड़कर इसे दुखी कर दिया है। उसने मौजू बदलने के लिए कहा, अब तो अकेली ही नौकरी करती है यहाँ। हाँ अम्मू भाई, माँ बीमार है, किसी तरह घर तो चलाना है, लेकिन 5-6 महीने बाद जब चली जाऊंगी तो फिर शायद माँ को ही यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ चली जाओगी? मेरी शादी है ना, वो जैसे रवानी में कह गई। ताहम कहने के बाद एकदम शर्मिंदा सी हो गई। अचानक अम्मू को लगा जैसे उसके बदन में सर्द लहर तोड़ गई है और सीने के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया है। शबाना की शादी का सुनकर उसे शाक लगा था। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? उसका ताल्लुक भी कौन सा था? अभी चंद रोज पहले ही तो एक दूसरे से आशना हुए थे और वो उसे अम्मू भाई कहकर बुलाती थी। चंद बार किसी की सांसों की महकार महसूस कर लेने से और चूड़ियों की छनकार सुन लेने से और हाथों का लम्स लेने से किसी से कोई ताल्लुक तो नहीं बन जाता। अम्मू को ताल्लुक टूटने का झटका क्यों महसूस हुआ था? वो उसे गौर से देखने लगी। अम्मू भाई क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा हूँ। अभी तो मेरा मतलब अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, वो हकला है। हमारे में शादियां छोटी उम्र ही में होती हैं। मेरी बहन की शादी सिर्फ 14 साल की उम्र में हुई थी। मैं तो फिर भी उससे 1.5-2 साल बड़ी हूँ। रात गहरी हो चुकी थी, सरा में दिए जल चुके थे, मगर कोठड़ी के पिछवाड़े जहां शबाना खड़ी थी मुकम्मल अंधेरा था। अम्मू जानता था कि वो इससे पहले भी इस खिड़की के पास खड़ी होकर कुत्तों को बचा कुचा गोश्त और रोटी वगैरह डालती थी। अब भी अगर कोई इत्तेफाकन इधर आ जाता तो कोई माकूल बहाना बना सकती थी। अम्मू ने हिम्मत करके पूछा, शबाना कहाँ हो रही है तेरी शादी? मेरे चाचे का पुत्र है अशरफ, शहर में वेल्डिंग का काम करता है, शबाना ने कहा। शबाना ने यह फिक्रा आम से लहजे में कहा था, मगर यह फिक्रा कहते हुए उसके अंदाज में ऐसी उदासी उतराई जैसे अम्मू ने बहुत वाज़ेह महसूस की। वो कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन उसी दौरान में किसी घुड़सवार की टक टक सुनाई दी। शबाना अपनी ओढ़नी संभालती हुई जल्दी से आगे बढ़ गई। यह सिलसिला 15-20 दिन मजीद जारी रहा। बालकन माजा उसे कुत्तों के साथ बंद करके जैसे भूल ही गई थी। फिर अम्मू को शबाना की जुबानी पता चला कि वो किसी काम से गांव से बाहर है। शबाना मौका देखते ही उसकी कोठड़ी के पिछवाड़े खिड़की पर आ जाती थी। इस बदबूदार कोठड़ी में वो अम्मू के लिए ताज़ा हवा का वाहिद झोंका थी। वो इसका इंतजार करता था। अगर किसी दिन वो ना आ पाती तो उदास हो जाता, लगता कि कोई कीमती शय खो गई है। इसे खला महसूस होता, कदमों के मध्यम चाप, चूड़ियों की छनकार का और बदन की खुशबू का, और कभी कभी तो उसे लगता कि शबाना भी इससे ना मिले तो बेकरार हो जाती है। ऐसा क्यों था? वो तो उसे अम्मू भाई कहती थी और उसकी शादी होने वाली थी। इसकी बातें उसे अम्मू को अंदाजा हुआ था कि वो अपने होने वाले शौहर में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती, मगर चूंकि ये बचपन का बंधन था और माँ बाप का दिया हुआ कौल निभाना था, इसलिए वो अमाता थी। गर्म बेचैन रातों की तन्हाई में अम्मू अपना सर घुटनों में दे लेता और खूब रोता। इसे माँ टूट कर याद आती। वो सोचता माँ कितने इंतजार के बाद उससे मिलने शहनशाह पीर के मज़ार पर आई होगी और फिर उसे वहां न पाकर उस पर क्या गुजरी होगी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि फरबा अंदाम सादिक शाह ने और उसके मुरीदों ने उसकी माँ के सामने क्या बहाना बनाया होगा। हो सकता है इन्होंने उसकी माँ को यह बताया हो कि इसका बेटा यहाँ से भाग गया है और कुछ चुरा कर भी ले गया है, या इस तरह की कोई और कहानी सुना दी हो। यह बात तो अम्मू की समझ में अच्छी तरह आ चुकी थी कि इसकी जान जल्दी यहाँ से छूटने वाली नहीं है। वो कुछ खतरनाक लोगों में अनपंसा था और इनमें सबसे खतरनाक खुद माचा थी। वो बदनाम डकैत नाजे की बहन थी। उसकी बदमाशियां अरूज पर पहुंची हुई थी। कोई 8-10 साल पहले उसकी शादी हुई थी और कहा जाता था कि उसने अपनी सास और अपने शौहर को खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ियों को वार करके हलाक किया था। अब वो चारों शरई ऐबों के साथ इस गांव की मुख्तार कुल थी। वो शराब पीती थी और शराब का कारोबार भी करती थी। इसके जुए की बैठक पूरे इलाके में मशहूर थी और बड़े धड़ल्ले वाले लोग यहाँ आते थे। माजा ने खुल्लम खुल्ला नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर रखे थे। सबसे पहले वो जनूबी पंजाब से इब्रार नामी एक कश्मीरी लड़के को अगवा करके यहाँ लाई थी और उसे हवेली में अपने साथ रखा था। चंद महीनों बाद इस लड़के ने यहाँ से भागने की कोशिश की। वो एक कमाद में छुप गया। वहां जंगली सुअर भी छुपे हुए थे। उन्होंने उसे मार डाला। माजा को उसके मरने का अफसोस हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये सिलसिला मजीद दराज हो गया। अब कई लड़के उसकी हवेली में और डेरे पर मौजूद थे। इनमें नया इजाफा खुद अम्मू का था।
माँ अपने काम से फारिग होकर गांव वापस आ गई तो एक बार फिर माके ने अम्मू से बात की। वो एक बड़े प्याले में उसके लिए दूध जलेबियां लेकर आया, साथ में आलू वाले करारे नान और दही का रायता था। इन्होंने साथ वाले कमरे में बैठकर ये खाना खाया। खाने के बाद माका बोला, मालकन तुझसे बहुत नाराज है, मुझे तो डर लगता है कि किसी वक्त वो तेरा कोई हाथ पैर ही न तोड़ डाले। इसका गुस्सा बड़ा बुरा है, मुझे तुझ पर बड़ा तरस आता है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, अगर तू कहे तो मालकन से तेरी माफी की बात करके देखूं। माफी से क्या मतलब है? अम्मू ने लड़खड़ाते हुए पूछा। माफी से मतलब यह है कि तुझे मालकन का गुस्सा दूर करना होगा, उसके कहने पर चलना होगा, जिस तरह अच्छू चलता है, मकबूल चलता है और दूसरे चलते हैं। अम्मू ने नफी में सर हिलाया। इसके साथ ही वो कुछ कहना भी चाहता था मगर माके ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं नहीं, इतनी जल्दी जवाब न दे, एक आध दिन और चंगी तरह सोच ले, मैं परसों फिर तुझसे बात करूंगा। अम्मू से कहना चाहता था कि इसका जवाब 2 दिन बाद भी यही होगा और 2 साल बाद भी, लेकिन आवाज उसके गले में अटक कर रहेगी। वो दोबारा कुत्तों वाली खोली में कुत्तों के साथ ही बांध दिया गया। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बगावत परवान चढ़ रही थी। गाये बगाए एक तैश सा उसके अंदर से उभरने लगता था, मगर वो जानता नहीं था कि यह तैश अमेज बगावत बहुत जल्द दम तोड़ने वाली है। ये अगले रोज शाम के बाद की बात है। कुत्ते अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए कोठरी से बाहर जा चुके थे। शबाना पूरे 3 रोज से दिखाई नहीं दी थी। अम्मू उसके लिए बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। कई तरह की फिक्रों ने भी उसे घेरा हुआ था, वो क्यों नहीं आई थी। हालांकि वो जानती भी थी कि वो एक एक पल गिन कर गुजार रहा है। अंधेरा जरा गहरा हो गया तो खिड़की के पास खटपट सुनाई दी। साथ ही मुर्ग पुलाव की मध्यम खुशबू भी उसके नथनों तक पहुंची। ये शबाना ही थी। उसने मोहतात अंदाज में चावलों वाला शापर सलाखों में से अम्मू तक पहुंचाया। अम्मू ने बेचैन लहजा में कहा, तुम कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, माँ आई हुई थी ना, आज ही वापस गई है, पैसे लेने आई थी। वह बहुत परेशान है, मेरा होने वाला घरवाला तंग कर रहा है, कहते कि मुझे 15,000 रुपए चाहिए। मैंने शहर में किराए पर दुकान लेनी है, पहले भी इसी तरह 10-15 हजार ले जा चुका है, पर किया किराया कुछ भी नहीं। कर छोड़ो इन बातों को। तुम ठीक तो हो ना अम्मू भाई? ठीक हूँ, पर तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहा। वह भराई हुई आवाज में बोला। वह चौंक कर उसे देख लगी, फिर होले से बोली, परेशान न हुआ करो, मुझे तो 1 महीने में चले जाना है, फिर क्या करोगे? फिर मैं भी चला जाऊंगा। कहाँ? ये तो पता नहीं, हो सकता है कि यहाँ से निकल जाऊं और फिर वापस जाकर किसी दूर के रिश्तेदार के घर छुप जाऊं, और यह भी तो हो सकता है कि यहाँ से निकलने से पहले ही ये लोग मुझे गोली मार दें और मैं ऊपर ही चला जाऊं, फिर मेरी लाश भी अबरार की तरह कमाद के किसी खेत में दबा दी जाए। शबाना ने उसका हाथ थाम लिया। इसकी नरम कलाइयों में कांच की चूड़ियां थीं। उसके हाथ के लम्स ने अम्मू के बदन में बर्क से जुड़ा दी। फिर पता नहीं ये कैसे हुआ, उसने बेसाख्ता उसका हाथ चूम लिया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। शबाना, अम्मू ने कहा, लेकिन वो तेजी से घूमकर वापस चली गई। अम्मू एकदम पसीने में नहा गया। उसे लगा कि उसने संगीन गलती कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने खुद को लानत मुलामत की। चावल खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन यह मजबूरी थी। वो इन्हें खिड़की से बाहर नहीं फेंक सकता था। अगर कोठड़ी में रखता तो सुबह माँ का इससे पूछ सकता था कि ये कहां से आए हैं। कुत्ते भी रखवाली के लिए जा चुके थे, पर न वो इनके आगे ही डाल देता। उसने नम आंखों के साथ जैसे तैसे चावल गले से नीचे उतारे और बेदम सा होकर लेट गया। तो उसने फैसला किया कि वो शबाना के हवाले से तमाम गलत ख्यालात अपने दिमाग से निकाल देगा, इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और अगर वो किसी वक्त खिड़की पर आए भी तो उसे मना कर देगा। अगले रोज दोपहर के बाद उसने खिड़की वैसे ही बंद कर दी। फिर शाम हो गई। उसने कोठड़ी में लालटेन रोशन कर दी। कुत्ते रखवाली के लिए चले गए। आज कोठड़ी की सफाई हुई थी। भूख कदरे कम महसूस हो रही थी। वो कच्ची दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। रात गहरी होगी। उसे बंद खिड़की की दूसरी जानिब मध्यम आहट सुनाई थी। फिर किसी ने खिड़की पर दबाव डालकर उसे खोलने की कोशिश की। वो नहीं खुली। तब मध्यम दस्तक दी गई। इस दस्तक के साथ चूड़ियों की हल्की सी छन छन भी शामिल थी। अम्मू का दिल बेतरह धड़क उठा। उसने खिड़की खोली और डरते डरते शबाना की तरफ देखा। उसे लगा कि वो कोई सख्त बात कह देगी, मगर जब उसके होंठों पर फैली हुई मध्यम मुस्कुराहट देखी तो उसकी जान में जान आई। खिड़की क्यों बंद की? उसने पूछा। बस यूं ही, मच्छर आ रहे थे। नाराज तो नहीं हो? किस बात पर? अम्मू के सीने में जलतरंग से बज उठे। कल मैं जल्दी से चली गई थी ना, तुम्हारे बुलाने पर भी रुकी नहीं। अम्मू खामोश रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह बड़ी हौसला अफजा धड़कनें थीं। शबाना ने कल वाली बेसाख्ता हरकत का बुरा नहीं माना था। शबाना, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। वो अजीब लरजते हुए लहजे में बोला। क्यों? वह सर झुका कर बोली। पता नहीं। ऐसा ना किया करो अम्मू भाई। उसने आखिरी लफ्ज जरा अटक कर अदा किया। ये ठीक नहीं है। तुम जानते हो मेरी शादी होने वाली है। मुझे सब पता है शबाना, फिर भी क्या? उसका सर बदस्तूर झुका हुआ था। तुम सब कोई मुझसे पूछती जाती हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताती हो। क्या तुम भी, मेरा मतलब है तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? उसने शर्मा कर मुंह की तरफ देखा और फिर अजब दिलरुबा अंदाज में नफी में सर हिलाया। इसके साथ ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन ठिठक गई। दोबारा पलट कर उसके हाथ में तय की हुई रोटी अम्मू की तरफ बढ़ाई। इस पर शक्कर और मक्खन लगा हुआ था। वो लजाए हुए अंदाज में अम्मू को रोटी थमाकर वापस जाना ही चाहती थी, मगर अम्मू ने होले से उसका हाथ थाम लिया। चूड़ियों की खनखन, कलाई का नरम लम्स अम्मू के सीने में तरंग सी दौड़ गई। मुझे ज्यादा इंतजार न कराया कर शबाना, मैं बस शाम के इंतजार ही में सारा दिन काटता हूँ।
उसने अस्मात में सर हिलाया, फिर बोली, हाथ छोड़ो अम्मू, कोई आ जाएगा। अम्मू का दिल चाह रहा था कि वो हाथ को फिर चूम ले। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक गरजदार आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो यहाँ ये चक्कर चल रहे हैं। शबाना ने बिदक कर अपना हाथ अम्मू के हाथ से छुड़ा लिया। अम्मू भी सख्ता ज़दा रह गया था। हवेली का खतरनाक सूरत मुलाजिम कालिया और उसका एक साथी खिड़की के सामने थे। कालिया ने शबाना को चोटी से पकड़ा और आगे पीछे जोरदार झटके दिए। शबाना की ओढ़नी उतर कर दूर जा गिरी। कालिया ने जोरदार आवाजें दी, माँ के भाई, शौके सूफी। यकायक इर्द गिर्द हलचल नजर आने लगी। चंद सेकंड के अंदर खिड़की से बाहर काफी अफराद जमा हो चुके थे। माँ का भी पहुंच गया, जिसे देखकर कालिया फुनकारा, यहाँ इश्को माशूकी का चक्कर चल रहा है माँ का भाई। ये 2 चटांग की कुड़की खैर से हीर बनी हुई है और ये अंदर रांझा खड़ा है। ये इसके लिए चूरियां ले लेकर आ रही है। हम पिछले 3 दिन से सब कुछ देख रहे हैं। इसके साथ ही उसने एक थप्पड़ शबाना को मारा। वो शरीर जिस्म की थी, लड़खड़ाकर दीवार से झटकराई। माँ का भी आग बगोला नजर आने लगा। उसने कोठरी का दरवाजा खोला और दंदनाता हुआ अंदर घुस आया। अम्मू को गिरीबान से पकड़कर उसने जोरदार झटका दिया और बाहर घास पर फेंक दिया। चंद ही लम्हे में अम्मू का जिस्म थप्पड़ों और ठोकरों की जद में आ गया। इसे गलीज गालियों से भी नवाजा जा रहा था। दूसरी तरफ शबाना की मुरम्मत भी हो रही थी। इसके चिल्लाने की आवाजें अम्मू के कानों तक पहुंच रही थी। इन अजियतनाक लम्हों में उसने सोचा, इनका कसूर तो इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी इन्हें सजा दी जा रही है। थोड़ी देर बाद माजा भी वहां आन मौजूद हुई। उसको सारी बात मालूम हो चुकी थी। उसने भी शबाना को 2-3 थप्पड़ मारे, फिर अम्मू को शलवार के नेफे से पकड़कर खींचती हुई अपने कमरे में ले आई। वो पहले ही नशे में धुत थी। उसके मुंह में इलायची सपारी पान दबा हुआ था। अच्छा, तो याराने पाले जा रहे हैं यहाँ। उसने मुंह के गाल को चुटकी में दबाया और बेदर्दी से आगे पीछे चिल्लाया। अम्मू के होठों से खून रिस रहा था। नमकीन जायका उसके मुंह में फैला हुआ था। वो कराने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। कितनी देर से ये इश्किया फिल्म चल रही थी रांझा साहब? वो इसे गिरिबान से दबोच कर बोले, ऐसा कुछ नहीं था जी। वो तो बस तस खाकर किसी वक्त मुझे रोटी देने आ जाती थी। रोटी नहीं, मक्खन वाली चूरी। फिर तो इश्की बांसुरी बजाता होगा और वो तेरे सदके वारी जाती होगी। मेरी वारी मौत पड़ती थी तुझे ना, मौत पड़ती थी। हैं? आपको गलती लग रही है जी। उसे मुंह को गिरिबान को अंधाधुंध झटके दिए और उसे फाड़ कर रख दिया। वो जहरनाक अंदाज में फुनकारे, मुझे गलती लग रही है ना, पर अब तू गलती ना करना। जो कुछ किया है सबको साफ साफ बता देना। वो कितनी बारी तेरी कोठड़ी के अंदर आई थी और इसके अलावा क्या क्या करते रहे हो तुम। यहाँ से भाग जाने का प्रोग्राम तो जरूर जरूर बनाया होगा तुमने। मैं फिर कह रही हूँ, झूठ बोलने की गलती ना करना, वो इतना बहुत बुरा होगा। माजा का अंदाज अम्मू को बहुत कुछ समझा रहा था। वो अब उस पर पूरी तरह हावी होने की सोच रही थी, लेकिन वो भी दिल में पूरी तरह ठान चुका था कि माजा की किसी मनमानी के सामने हथियार नहीं डालेगा। ज्यादा से ज्यादा वो इसकी हड्डियां ही तोड़ डालेगी ना, इसको चांद से ही मार डालेगी ना। कुछ ऐसा पहले उसके अंदर पैदा होने वाली बगावत अब कुछ कद निकाल चुकी थी। माजा का कराह तमीज वजूद एक धमकी की तरह उसके सामने था और वो अपना दम घुटता हुआ महसूस कर रहा था। माजा सरसराती आवाज में बोली, देख मुंडिया, अगर तू सच न बताएगा ना तो फिर मैं इस नमक रहमन से पूछूंगी और वो झूठ नहीं बोल सकेगी। मेरे पूछने का तरीका ही ऐसा होगा। मैं इस तुंगड़ी को 2-3 घंटे के लिए कालिया के हवाले कर दूंगी। और कालिया अभी जेल से छूट कर आया है। 2.5 साल से उसने जनानी की शक्ल नहीं देखी। एकदम अम्मू को बेपनाह कमजोरी महसूस हुई। उसे लगा कि उसके अंदर का सारा दमखम मिसमार हो रहा है। वो इस फटी पुरानी ओढ़ने वाली मासूम सूरत लड़की से मोहब्बत करने लगा था। इसे हरगिज गवारा नहीं था कि इसकी वजह से इस लड़की पर कोई आफत आए। वो टूट कर रह गया। शायद समाना साज माजा ने भी उसके चेहरे की बदली हुई रंगत देख ली थी। वो समझ गई कि उसके फिक्रे बड़े कारगर रहे हैं और जब वो एक बार समझ गई तो फिर अम्मू के पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। उसने अपने अंदर की कराहतों की तरफ से आंखें बंद करके खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। अब अम्मू की हैसियत माजा के जरखरीद गुलाम की सी थी। वो जब चाहती उसे अपनी खलवत में बुला लेती। बाज दफा नशे में धुत होकर उसे तौहीन अमेज सलूक भी करती। इसके अलावा भी इसे माजा की खिदमात अंजाम देना पड़ती। वो इसका हुक्का ताज़ा करता, इसको पंखा झेलता, इसके पांव दबाता। जब वो कतरे मेहरबान होती तो उसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाती, लेकिन जब मूड ऑफ होता तो जरा जरा सी बात पर इसे डांटती और गालियां देती। अब अम्मू को अच्छा खाना और अच्छा लिबास मिल रहा था। बस माजा की मनहूस कुर्बत के सिवा इसे कोई तकलीफ नहीं थी और ये तकलीफ इसे अक्सर तन्हाई में खून के आंसू रुलाती थी। वो ये सब कुछ शबाना के लिए बर्दाश्त कर रहा था। वो जानता था कि जहां इसने सरकशी दिखाई, शबाना पर अरसा आयात तंग होना शुरू हो जाएगा। शबाना से मुलाकात का मौका उसे कम ही मिलता था। वो बस दूर ही से एक दूसरे को देख लेते थे। शबाना अच्छी तरह जानती थी कि उसकी खातिर अम्मू किस तरह के इम्तिहान से गुजरा है। एक शाम किसी जमीन की मलकियत पर एक जोरदार झगड़ा हुआ। माजा का एक कारिंदा सूफी शदीद जख्मी होकर गांव आया। इसके साथ ही माजा और उसके दर्जनों साथियों ने घोड़ों पर काठियां डाली और असलिया लहराते हुए गांव से निकल गए। हवेली में बस इक्का दुक्का अफराद ही थे। हेड मुलाजमा शहनाज उर्फ नाजो बीमार थी और छत पर जाकर लेटी हुई थी। शबाना और अम्मू को बात करने का मौका मिल गया। इनकी ये मुलाकात तकरीबन 3 महीने बाद हुई थी। ये भूसे वाली कोठरी थी। यह मुकम्मल तारीखी थी। शबाना यहाँ भरोसा लेने आई थी। अम्मू ने उसे देख लिया था और हिम्मत करके वो भी कोठरी में चला आया था। शबाना, अम्मू ने उसे होले से पुकारा।
शबाना ने उसे पहचान लिया और फिर वैशी हिरनी की तरह अध खुले दरवाजे से बाहर दिखा। घबराओ नहीं शबाना, यहाँ कोई नहीं। शहनाज और जैनब भी ऊपर छत पर हैं। अम्मू की इस फिक्र ने शबाना की घबराहट जरा कम की। वो दुपट्टा मुंह पर रखकर सिसकने लगी। अम्मू ने दिलगीर लहजे में कहा, शबाना तुमने तो यहाँ से चले जाना था, तुम गई क्यों नहीं हो? मालकिन जाने दे तब ना, वो भराई हुई आवाज में बोली। वो जान गई है कि मैं जब तक यहाँ हूँ तुम भी इसका कहा मानने पर मजबूर हो और मुझे बिल्कुल नहीं जाने देगी। और तुम्हारी शादी अल्लाह जाने। शबाना मुख्तसिर जवाब देकर खामोश होगी। शबाना तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारी इज्जत हर वक्त खतरे में है। यहाँ शराबी डिक्शरे हैं, कोई किसी भी वक्त तुम पर हाथ डाल सकता है। यह बड़ी बुरी औरत है अम्मू, आसे पासे के सारे पिंडों में इसके बंदे हैं। इसकी मर्जी के बगैर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तुम्हें शायद पता ना हो, पिछले महीने दीने मुसल्ली के पुत्र सलीम ने मालकन से इजाजत लिए बगैर यहाँ से जाने की कोशिश की थी। मालकन ने उसे पकड़कर फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पिछली बार उस पर चोरी का इल्जाम था, इस बार एक कुड़ी से जबरदस्ती का इल्जाम लगाए। पता नहीं क्या होता है इस बेचारे के साथ, पर इस तरह कब तक चलेगा शबाना? मुझे हर वक्त तुम्हारे बारे में डर लगा रहता है। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे बारे में ना सोचा करो। वो अजीब लहजा में बोली। क्यों? बस ना सोचा करो ना, तुम्हें पता ही है। अम्मू ने गहरी सांस ली। अधखुले दरवाजे में से खाली तारीख बरामदा दूर तक दिखाई दे रहा था। वो बोला, शबाना सच बताओ, क्या तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो? मैं वही करूंगी जो मेरे वड्डे कहेंगे। वो उदास लहजा में बोली। तारीकी और तन्हाई अम्मू का हौसला बढ़ा रही थी। उसने शबाना का नर्म हाथ होले से थामा और बोला, एक बात बिल्कुल ठीक ठीक बताना शबाना, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या कभी तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? कभी कभी। वो जरा शर्मा कर लेकिन उदास लहजा में बोली। क्या सोचती हूँ? वही खिड़की वाली सारी बातें याद आती हैं जब मैं तुम्हें खाने की चीजें देती थी, उसने कहा और फिर हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की। अम्मू का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो बोला, खिड़की वाली सारी बातों में एक खास बात भी थी, तुम्हें याद है? क्या? वो जरा चौंक कर बोली। मैंने तुम्हारा हाथ चूमा था। अम्मू की आवाज में लर्जिश थी। अच्छा मुझे जाने दो, वो जल्दी से बोली और हाथ छुड़ाने की कोशिश की। एक बार और ऐसा करने दो ना शबाना, अम्मू ने इल्तिजा की। अम्मू ऐसी बातें ना करो मुझसे, वो बदक कर बोली और अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर वो तेजी से बाहर निकल गई। अम्मू अपनी जगह हक्का बक्का और खज्जल खड़ा रह गया। इस पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो वहीं तारीकी में पराली के गट्ठों पर बैठ गई। इसका दिल गम और नदामत से भर गया था। उसने अपना सर घुटनों में ले लिया। ताछी आंसू उसकी आंखों से रिसने लगे। फिर उसका बहाव तेज होता गया। उसके घुटने आंसुओं से तर हो गए थे। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि हवेली के रहे से मर्द मुलाजिम भी घोड़ों पर सवार होकर कुल्हाड़ियां वगैरह लहराते हुए हवेली से निकल गए। शायद पिंड से बाहर कहीं होने वाली लड़ाई छड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई थी। अब हवेली में चंद पहरेदार और रखवाली के कुत्ते थे। आज पौन घंटे बाद शबाना फिर भूसे वाली कोठड़ी के दरवाजे पर नजर आई। वो कुछ देर दहलीज पर खड़ी अम्मू को देखती रही, फिर अंदर आके उसकी चूड़ियां अम्मू के कान के बिल्कुल करीब छनछनाई। उसकी नरम गिरफ्त अम्मू ने अपने पसीने से भीगे हुए बाजू पर महसूस की। वो सरगोशी में बोली, अब उठ जाओ यहाँ से, वो लोग वापस ही आने वाले होंगे। तुम अभी ढेरे से दूध भी लेकर नहीं आए, चलो उठो। अम्मू इसी तरह बैठा रहा, आंखें भीगी हुई थी। उसने जोर लगाकर इसे उठाना चाहा और बोली, देखो ऐसा मत करो अम्मू, नहीं तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। तुम चाहो मैं आ जाता हूँ। अम्मू ने भराई हुई आवाज में कहा। गुस्से हो गए ना? हाँ, लेकिन अब कभी नहीं होगा, तुमसे पक्का वादा करता हूँ। अम्मू की आवाज आछी आंसू से बोझल थी। इसका मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में हो? अम्मू चुप रहा, वो भी चुप रही। एक सनसनाती खामोशी कोठड़ी की तारीकी में लहरें ले रही थी। अच्छा ये लो। अचानक उसने अपना नर्म हाथ की पुष्ट अम्मू के होंठों से लगा दी। यकजक अम्मू की रगों में जोशे अमेज मोहब्बत के बहाव ने धूम मचा दी। शबाना का उल्टा हाथ अम्मू के होंठों पर धरा था। उसने चाहत भरी वरफ्तगी से उसका हाथ चूमा, फिर बाजू को, फिर उसने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने मामूली गुरेज दिखाने के सिवा और कुछ नहीं किया। उसके गले से लग गई। अम्मू के रुखसारों पर ताजा आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता शब्बो, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो चुमता गया, उसके बालों को, पेशानी को, रुखसारों को। कोई मोम की जंजीर थी जो पिघल गई, कोई रेत की दीवार थी जो बह गई। वो गुम गश्ता आवाज में बोली, अम्मू तुम यहां से चले जाओ, किसी तरह निकल जाओ यहां से, ये बहुत बुरे लोग हैं। मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ जाओगी, हम दोनों निकलेंगे। लेकिन कैसे अम्मू? तुम तो लड़के हो, भाग दौड़ कर जान बचा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ होंगी तो तुम जल्दी पकड़े जाओगे। नहीं शब्बो, जाएंगे तो दोनों, नहीं तो दोनों यहीं रहेंगे। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बोला, मैं एक और बात कहता हूँ शब्बो, ये बड़ा चंगा फेला है। वो सूरदी बच्ची हवेली से बाहर गई हुई है, बहुत से बंदे भी बाहर हैं, क्यों ना अभी यहाँ से निकल चले। वो लरज से गई, उससे अलहदा होकर उसकी तरफ देखने लगी, मगर कोठरी की गहरी तारीकी में वो एक दूजे को देख नहीं सकते थे, बस महसूस कर सकते थे। उनकी सांसें तेजी से चल रही थी, इनकी धड़कनें कानों में गूंज रही थी। वो नौजवान और तजर्बाकार थे, लेकिन इनका जज्बा इनकी ताकत बन गया था। इनके खून की हरारत इनकी रहनुमाई कर रही थी। यह अजीब इनकलाब था। कब से सिर्फ 10-15 मिनट पहले वो कुछ और थे, अब कुछ और बन गए थे। 15 मिनट पहले वो अपनी बेबसी पर अश्क बहा रहे थे, अपनी लाचारियों को नाकाबिले शिकस्त समझ रहे थे। अब वो यहां से भाग निकलने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे। एक ही जिस्त में उन्होंने
इजहार से इकरार तक और इकरार से मंजिल की जुस्तजू तक बहुत से मरहले तय कर लिए थे। और फिर वो नोखेज जोड़ा मोहब्बत का हाथ थाम कर मालकन माजा की हवेली से भागने को तैयार हो गया। शबाना ने टोपी वाला देसी बुरका पहन लिया। अम्मू ने सर पर एक साफा सा डाल लिया। दोनों हवेली के पिछले अहाते में पहुंचे, यहाँ रखवाली का एक बड़ा कुत्ता चकरा रहा था। अम्मू और शबाना को देखकर उसने अपने कान खड़े किए और दुम को तेजी से गर्दिश ने लिखा। अम्मू ने उसे पुचकारा और उसके सामने कच्चे गोश्त का एक छोटा टुकड़ा फेंका। गैर मुतवक्का तौर पर खतरनाक कुत्ते ने उन दोनों के साथ अपना रवैया जारहाना नहीं रखा। वो छोटे अकबी दरवाजे के पास पहुंच गए। यहाँ पहरेदार सालार खान मौजूद था। वो इसके इधर उधर हटने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद सालार खान ने अपना आजार बंद खोला और एक दरख्त के तने के पास बैठ गया। यह सुनहरी मौका था। वो दोनों निकले और तेजी से तारीकी में हो चलो गए। अब वो गांव की गलियों में थे। इक्का दुक्का लोगों से उनका सामना हुआ, मगर कोई भी उनकी तरफ से शक में नहीं पड़ा। जल्दी वो गांव से बाहर थे। जवार के ऊंचे खेतों में चलते हुए वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। खाई में मर गई। शबाना के मुंह से बेसाख्ता निकला और वो ठिठक कर अम्मू के बाजू से लट गई। उसके एन सामने से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे। ये माजा और उसके साथी थे। लगता था कि वो कामयाब लौटे हैं। वो ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे और गालियां बक रहे थे। अम्मू और शबाना सहमे हुए खरगोशों की तरह एक तरफ झाड़ियों में दुबक गए। तनुमंद माजा ने मर्दों की तरह ढाठा बांध रखा था और उसके कंधे पर राइफल थी। ये लोग इनके करीब से गुजरे और गांव की तरफ चले गए। अम्मू ने सरगोशी में कहा, शब्बो, अब ये लोग हमारे पीछे आने में ज्यादा देर नहीं करेंगे, हमें जल्दी करनी पड़ेगी। शब्बो ने इस बात में सर हिलाया। वो ऊंचे खेतों के दरमियान पगडंडियों और धूल से अटे हुए कच्चे रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। इनकी सांसें धूकनी की तरह चल रही थी और धड़कनें कानों में गूंज रही थी। आध घंटे के अंदर अंदर उनके अंदेशे दुरुस्त साबित हो गए। उन्हें दूर अपने अक्कम में लालटेनों की मुतहर्रिक रोशनियां दिखाई दी। ये रोशनियां गांव की जानिब से बतदरीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। शबाना ने अब अपना देसी बुरका उतार फेंका था। तेज हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। वो हाँफती हुई आवाज में बोली, अम्मू, अब मुझसे नहीं चला जाता, मेरी टांगों में जान नहीं रही। वो बेदम सी होकर एक दरख्त के गिरे हुए तने पर बैठ गई।